कभी आपने एक सवाल खुद से पूछा है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम बार-बार कहते हैं, अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर हम वहीं लौटे होते हैं, जहाँ पहले थे। सच तो यह है कि हमें कोई और नहीं रोक रहा है, हमारा अपना दिमाग रोक रहा है। डॉक्टर डो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह है। जो चीज़ हम बार-बार कहते हैं, वो हमारा दिमाग में एक प्रोग्राम की तरह बन जाता है। जैसे रोज़ सुबह उठते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं, चाय पीने की आदत और काम पे चले जाते हैं, फिर उसी रास्ते से वापस आते हैं, खाना खाकर फिर सो जाते हैं। धीरे-धीरे ये आदत नहीं रहती बल्कि हमारी ज़िंदगी बन जाती है। अब सोचिए, अगर हर दिन वही होगा जो कल हुआ था, तो आने वाला कल अलग कैसे होगा? यही वजह है कि ज़्यादातर लोग नई ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन पुरानी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन असली बात सिर्फ़ आदतों का नहीं है, असल खेल हमारी भावनाओं का है। मान लीजिए कि किसी ने आपके सालों पहले अपमानित किया था। वे इंसान आज आपके सामने नहीं है, लेकिन आपका उसका नाम सुनते ही आपका मूड ख़राब हो जाता है। यही घटना ख़त्म नहीं हो गई है, लेकिन उसका असर अभी भी आपके अंदर ज़िंदा है। इसका मतलब आपका शरीर आज में नहीं बल्कि पुराने समय में जी रहा है। और जब शरीर अतीत में जीता है, तो भविष्य वैसा ही बनता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, लेकिन सच यह है कि किस्मत नहीं, उनकी सोच और महसूस करने के तरीके में बार-बार पुनरावृत्ति है। डॉक्टर डो डिस्पेंजा कहते हैं, जिस तरह हम रोज़ अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, उसी तरह हम अपने दिमाग को रोज़ वही पुराने विचार खिलाते हैं और हमारा शरीर उन्हीं भावनाओं का आदी बन जाता है। अगर रोज़ चिंता करोगे, तो शरीर की चिंता अच्छी लगने लगेगी। अगर रोज़ गुस्सा करोगे, तो शरीर गुस्सा के आदी बन जाएगा। फिर चाहे आप बाहर की दुनिया बदलनी चाहो या अंदर की दुनिया बदलनी हो, नहीं बदलेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है, कल्पना की ताकत से। वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों पर प्रयोग किया, कुछ लोगों को सच में पियानो बजाना सिखाया गया और कुछ लोगों को सिर्फ दिमाग में कल्पना की शक्ति से खुद को पियानो बजाते हुए देखने के लिए कहा गया। कुछ दिनों बाद दोनों के दिमाग में लगभग एक जैसे बदलाव दिखाई दिए। यानी दिमाग के लिए गहरी कल्पना एक अनुभव बन जाती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप हर दिन दुःख की असफलता को देखते हैं, तो स्वस्थ होने के महसूस करेंगे, तो आपके सपनों में पूरी तरह से हुए कल्पना होगी, तो आपका दिमाग उसी भविष्य के लिए खुद के लिए तैयार करने लगेगा। यही वजह है डॉक्टर जो डिस्पेंजा बार-बार कहते हैं, जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी। अगर आप पूरे दिन आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर रहेगा, तो आपकी पूरी ऊर्जा वहीं फँसी रहेगी। लेकिन अगर आपका ध्यान अपने एक नए भविष्य पर होगा, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगेगी। यही मेडिटेशन का असली उद्देश्य है, सिर्फ आँख बंद करना नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए अपनी पुरानी डर और भावनाओं को भूल जाना है और उससे बाहर निकलना है। क्योंकि जब तक आप पुराने इंसान बने रहेंगे, तब तक नई ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस पूरे अध्याय का सिर्फ एक लाइन में अगर हम कहें, तो अगर आपकी नई ज़िंदगी चाहते हैं, तो पहले आपको नया इंसान बनना होगा और नया इंसान बनने की शुरुआत आपके नए और विचारों से होती है। कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम बार-बार कहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर हम वहीं लौट आते हैं, जहाँ पहले थे। सच तो यह है कि हमें कोई और नहीं रोक रहा है, हमें हमारा दिमाग ही रोक रहा है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह है। जो चीज़ हम बार-बार करते हैं, वो हमारा दिमाग एक प्रोग्राम की तरह बन जाता है। जैसे सुबह रोज़ उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, चाय पीते हैं, अपने काम पे जाते हैं, फिर उसी रास्ते से वापस लौट के आते हैं और रात को सो जाते हैं। धीरे-धीरे ये सब आदत नहीं रह जाती, बल्कि हमारी ज़िंदगी बन जाती है। अब सोचिए, अगर हर दिन वही होगा जो कल हुआ था, तो आने वाला कल कैसे बदलेगा? यही वजह है कि ज़्यादातर लोग नई ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन पुरानी ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन असली बात सिर्फ आदतों की नहीं है, असल खेल हमारी भावनाओं का है। मान लीजिए किसी ने आपको सालों पहले अपमानित किया था। वो इंसान आज नहीं है आपके सामने, लेकिन उसका नाम सुनते ही आपका मूड ख़राब हो जाता है। यानी घटना तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसका असर अभी भी आपके अंदर ज़िंदा है। इसका मतलब आपका शरीर आज में नहीं बल्कि पुराने समय में जी रहा है और जब तक अतीत में जीता है, तो भविष्य वैसा ही। कारण है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, लेकिन सच यह नहीं है, किस्मत नहीं,
लेकिन सच यह नहीं है, किस्मत नहीं, उनके सोचने और महसूस करने के तरीका बार-बार वही पुनरावृत्ति है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, जिस तरह हम रोज़ अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, उसी तरह हम अपने दिमाग को भी रोज़ वही पुराने विचार खिलाते हैं और हमारा शरीर उन्हीं भावनाओं का आदी बन जाता है। अगर रोज़ चिंता करेंगे तो शरीर को चिंता की आदी बन जाएगी। अगर रोज़ गुस्सा करेंगे तो रोज़ गुस्सा की आदी बन जाएगी। फिर वह चाहे बाहर की दुनिया बदलनी हो या अंदर की दुनिया बदलनी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप सच में बदलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपकी पुरानी ज़िंदगी थोड़ी हिल सकती है। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ नौकरियाँ छूट सकती हैं, पुराने हालात बदल सकते हैं। यह हमेशा बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ आपके पुराने व्यक्तित्व से जुड़ी थी, वे आपके नए व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं। वह एक यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हें मेडिटेशन करना शुरू किया। सिर्फ 3 हफ्तों बाद बोर्ड मीटिंग में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उन्हें लगा कि मेडिटेशन करने से तो ज़िंदगी में खराब हो रहा है। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कहा कि पुरानी भावनाओं में मत लौटो, वर्तमान में रहो। कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें पहले से बेहतर नौकरी मिली। उसी दौरान उन्हें अपनी जीवन साथी भी मिली और 1 साल बाद वही यूनिवर्सिटी जिन्होंने उन्हें निकाला था, उन्हें वापस बुलाने लगी। लेकिन इस बार उन्हें प्रेसिडेंट बनने के लिए बुला रहा था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जब पुरानी ज़िंदगी टूटती है तो वह कई बार नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन अगर हम डर कर पुराने दर्द को पकड़ पकड़ बैठे रहते हैं तो हम नए अवसर को खो देते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान को बदलना होगा। आपका ध्यान जहाँ जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है और वह आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपकी ज़िंदगी बन जाती है। इसलिए आपकी ऊर्जा को डर, गुस्से और पुराने दर्द में खर्च करने के बजाय उसे के अंदर वापस लाना सीखिए और यही बदलाव एक नए भविष्य की शुरुआत बन सकता है। कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम बार-बार कहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर हम वहीं लौट आते हैं जहाँ पहले थे। सच तो यह है कि हमें कोई और नहीं रोक रहा है, हमें अपना दिमाग खुद रोक रहा है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह है। जो चीज़ हम बार-बार कहते हैं, वही हमारे दिमाग में प्रोग्राम बन जाता है। जैसे रोज़ आप सुबह उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, चाय पीते हैं, काम पे जाना है, उसी रास्ते से फिर वापस शाम को आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे-धीरे ये सब आदत नहीं रह जाती, बल्कि हमारी ज़िंदगी बन जाती है। अब सोचिए, अगर हर दिन वही होगा जो कल हुआ था, तो आने वाला कल अलग कैसे होगा? यही वजह है कि ज़्यादातर लोग नई ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन पुरानी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन असली बात सिर्फ़ आदतों की नहीं है, असल खेल हमारी भावनाओं का है। मान लीजिए किसी ने आपको सालों पहले अपमानित किया था। वो इंसान आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उसका नाम सुनते ही आपका मूड ख़राब हो जाता है। यह घटना ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका असर अभी भी आपके अंदर ज़िंदा है। इसका मतलब आपका शरीर आज में नहीं बल्कि पुराने समय में जी रहा है और जब शरीर अतीत में होता है, तो भविष्य भी वैसा ही बनता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन सच यह नहीं है, किस्मत नहीं, उनकी सोचने की, महसूस करने के तरीके में बार-बार पुनरावृत्ति हुई है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, जिस तरह हम रोज़ अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, उसी तरह हमारा मन और दिमाग रोज़ पुराने विचारों को खिलाता है और हमारा शरीर उन्हीं भावनाओं का आदी बन जाता है। अगर रोज़ चिंता करोगे तो शरीर को चिंता के अच्छा लगने लगेगी और अगर रोज़ गुस्सा करोगे तो शरीर गुस्सा का आदी बन जाएगा। फिर चाहे वह बाहर की दुनिया बदलना हो या अंदर की दुनिया बदलनी हो, ये सब नहीं संभव है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। कैसे? कल्पना की ताकत से। वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों पर प्रयोग किया। कुछ लोगों को सच में पियानो बजाने के लिए ट्रेनिंग दी गई और कुछ लोगों को सिर्फ दिमाग में पियानो बजाने के लिए कल्पना करने को कहा गया। कुछ दिनों बाद दोनों के दिमागों का लगभग एक जैसा बदलाव दिखाई दिया। यही दिमाग के लिए गहरी कल्पना अनुभव बन जाती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप हर दिन खुद को सफल देखते हैं और स्वस्थ महसूस करते हैं, तो आपके सपने पूरे कल्पनित नहीं रह जाते हैं, तो आपका दिमाग उसे भविष्य के लिए खुद के लिए तैयार करने लगता है। यही वजह है डॉक्टर जो डिस्पेंजा बार-बार कहते हैं, जहाँ आपका ध्यान जाएगा, वहीं आपकी ऊर्जा बहने लगेगी। अगर पूरा दिन आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर रहेगा, तो आपकी ऊर्जा भी वहीं फँसी रहेगी। लेकिन अगर आपका ध्यान भविष्य पर रहेगा, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगेगी। यही मेडिटेशन का असली उद्देश्य है, सिर्फ आँख बंद करना नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए अपने पुराने डर और पुरानी पहचान और पुरानी भावनाओं से बाहर निकलना है। क्योंकि जब तक आप पुराने इंसान बने रहेंगे, नई ज़िंदगी नहीं बना पाएँगे। इस पूरे अध्याय का एक लाइन में अगर हम कहें,
तो अगर आपको नई ज़िंदगी चाहिए तो आपको पहले नया इंसान बनना होगा और नया इंसान बनने के लिए आपको नए विचार लाने होंगे। हेलो दोस्तों, मैं धीरज। डॉक्टर जो डिस्पेंजा द्वारा लिखी गई बुक बिकमिंग सुपरनेचुरल के अध्यायों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हमारा दिमाग और मानसिक ऊर्जा और शरीर कैसे एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं और इसे कैसे बदला जा सकता है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को तनाव में होते हैं? क्यों रहते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, ऑफिस की टेंशन, पैसे की चिंता, किसी भी बात का बुरा लगना, पुराने रिश्ते याद आना और दिन खत्म होने तक दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि इसकी वजह सिर्फ हमारा परिस्थितियाँ नहीं है। असली वजह है कि हमारा शरीर तनाव के हार्मोन्स का आदी हो चुका है। जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वह असली हो या सिर्फ हमारा दिमाग की कल्पना, हमारा शरीर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। हजारों साल पहले यह सिस्टम हमारी जान बचाने के लिए बना था। अगर कोई जंगली जानवर हमें हमला करता है तो हमें या तो लड़ना होता था या भागना होता था या फिर छिपना होता था। लेकिन आज के समय में शेर नहीं है। आज हमें एक फ़ोन कॉल डरा देता है, एक ईमेल परेशान कर देती है, बॉस की एक डांट, रिश्ते की समस्या, पैसे, चिंता और सोशल मीडिया की तुलना, यही हमारे नए शेर बन गए हैं। समस्या यह है कि हमारा खतरा कुछ मिनटों तक होता है, लेकिन आज तनाव पूरे दिन बना रहता है। इसलिए हमारा शरीर बार बार वही स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता रहता है। धीरे धीरे शरीर को इस हार्मोन्स का आदत पड़ जाती है। यानी हमें तनाव अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन शरीर उसी हिसाब से जीने लगता है। फिर हमारा दिमाग हर समय चौकन्ना रहता है। वह हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, भविष्य की चिंता करता रहता है, हर छोटी बात का अनुमान लगा रहता है। ऐसा हालत में हमारा ध्यान बार बार बदलता रहता है। कभी मोबाइल, कभी न्यूज़, कभी फेसबुक, कभी कभी किसी पुराने रिश्ते की याद, कभी नौकरी, कभी पैसे, कभी चिंता या डॉक्टर डो डिस्पेंजा कहते हैं कि इसे दिमाग की ऊर्जा बिखरी जाती है। जैसे 10 ढोल वाले बिना ताल के एक साथ ढोल बजाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी अव्यवस्थित हो जाता है। ना ही ठीक सोच पाता है और ना ही फैसला ले पाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान, हर जगह और हर चीज़ हमारी एक भावना से जुड़ी होती है। अगर आपको अपने बॉस से गुस्सा आता है तो आप दिमाग बॉक्स को देखता है, वही गुस्सा पैदा करेगा। अगर किसी पुराने रिश्ते में दर्द जुड़ा है तो उस इंसान का नाम सुनते ही वही दर्द वापस आ जाएगा। अगर पैसे की कमी का डर है तो बैंक बैलेंस देखते ही वही डर फिर वापस आ जाएगा। यानी हर व्यक्ति और हर चीज़ के साथ हमारी भावना ऊर्जा से बंधी हुई है। डॉक्टर डो डिस्पेंजा इसी ऊर्जा को बांधन कहते हैं। एक उदाहरण समझें, जैसे दो परमाणु एक ऊर्जा जरिए जुड़े होते हैं, वैसे ही दो लोग एक जैसी भावना से जरिए जुड़े होते हैं। अगर किसी की नफरत है तो उसे आप दूर होकर भी उसके साथ ऊर्जा के स्तर पर जुड़े रहते हैं। अगर किसी से शिकायत है तो आपका दिमाग बार बार उस इंसान के बारे में सोचता रहेगा। यानी आपकी किस्मत, मानसिक ऊर्जा उसी की ओर खींचती हो रहेगी। अब सोचिए, अगर आपकी सारी ऊर्जा पुराने दर्द, गुस्से, डर, अपराध बोध की चिंता में फंसी हो रहेगी तो नई ज़िंदगी बनाने की ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसीलिए डॉक्टर डो डिस्पेंजा कहते हैं कि मेडिटेशन का असली उद्देश्य सिर्फ आँख बंद करना नहीं है। मेडिटेशन का असली उद्देश्य आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस समेटना है। कुछ देर के लिए अपनी पहचान भूल जाना, कुछ देर के लिए अपने शरीर को भूल जाना, कुछ देर के लिए अपने रिश्ते और नौकरी, मोबाइल, पैसे, भविष्य की चिंता छोड़ देना। जब ऐसा होता है तब आपकी ऊर्जा बाहर से हटकर आपके अंदर चली आती है। यही ऊर्जा आगे चलकर आपकी नई सोच और नई आदतें का, नई भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप सच में बदलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपकी पुरानी ज़िंदगी थोड़ी हिल सकती है। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ नौकरियां छूट सकती हैं, पुराने हालात बदल सकते हैं। यह हमेशा बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ आपके पुराने व्यक्तित्व से जुड़ी थी वे आपके नए व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाती। डॉक्टर डो डिस्पेंजा अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं। वह एक यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हें मेडिटेशन करना शुरू किया। सिर्फ 3 हफ्तों बाद बोर्ड मीटिंग में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उन्हें लगा कि मेडिटेशन करने से तो ज़िंदगी में खराब हो रहा है। लेकिन डॉक्टर डो डिस्पेंजा ने कहा कि पुरानी भावनाओं में मत लौटो, वर्तमान में रहो। कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें पहले से बेहतर नौकरी मिली। उसी दौरान उन्हें अपनी जीवन साथी भी मिली और 1 साल बाद वही यूनिवर्सिटी जिन्होंने उन्हें निकाला था, उन्हें वापस बुलाने लगी। लेकिन इस बार उन्हें प्रेसिडेंट बनने के लिए बुला रहा था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जब पुरानी ज़िंदगी टूटती है तो वह कई बार नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन अगर हम डर कर पुराने दर्द को पकड़ पकड़ बैठे रहते हैं तो हम नए अवसर को खो देते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान को बदलना होगा।
आपका ध्यान जहाँ जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और वह आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपकी ज़िंदगी बन जाती है। इसलिए आपकी ऊर्जा को डर, गुस्से और पुराने दर्द में खर्च करने के बजाय उसे के अंदर वापस लाना सीखिए, और यही बदलाव एक नए भविष्य की शुरुआत बन सकता है। इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और हम दिमाग की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं, और विचारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसे नई दिशा कैसे दी जा सकती है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हैं वैसे ही आपका दिमाग ज़्यादा भागने लगता है? आप सोचते हैं आज आराम से ध्यान करूँगा, लेकिन आँख बंद करते ही ऑफ़िस याद आने लगती है, मोबाइल याद आने लगता है, किसी की कही हुई बात याद आने लगती है, कल क्या हुआ, आज क्या करना है, कल क्या होगा, ऐसी-तैसी बातें याद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि इसका कारण हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हमारा दिमाग अलग-अलग तरंगों पे काम करता है। सामान्य जीवन जी रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा ब्रेन वेव में काम करता है। बीटा ब्रेन वेव भी 3 प्रकार की होती है। लो बीटा, जब हम आराम से किताब पढ़ रहे होते हैं या किसी सामान्य बात पर बात कर रहे होते हैं तब लो बीटा होता है। मिड बीटा, जब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जैसे पहली बार किसी से मिलना, उसका नाम पूछना या बात करना, तो हम मिड बीटा में होते हैं। लेकिन हाई बीटा सबसे खतरनाक होती है। यह वही अवस्था है जब हम तनाव, डर, चिंता, दुःख या निराशा में होते हैं, तब हम हाई बीटा में होते हैं। इस समय स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इस समय हमारा दिमाग लगातार खतरे की तलाश में रहता है। इसके बाद आती है अल्फ़ा ब्रेन वेव। यह वह अवस्था है, शांत अवस्था है, जब हम कल्पना कर रहे होते हैं, रचनात्मक सोचते हैं या ध्यान में धीरे-धीरे उतर रहे होते हैं, तो अल्फ़ा ब्रेन वेव होती है। फिर आती है थीटा ब्रेन वेव। यह गहरी मेडिटेशन की नींद की अवस्था जैसी है। यह अवचेतन मन को सक्रिय कर देती है। इसके बाद आती है डेल्टा वेव। यह गहरी नींद की अवस्था मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कुछ अनुभवी साधक मेडिटेशन में भी इसकी अवस्था को अनुभव कर लेते हैं। उनका शरीर लगभग सो ही रहा होता है, लेकिन चेतना पूरी जागी रही होती है, और कई लोग इस अवस्था को आध्यात्मिक अनुभव भी पढ़ते हैं। इसके बाद आती है तेज अवस्था, गामा ब्रेन वेव। यह तब होती है जब अंदर चेतना बहुत शक्तिशाली होती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा सुपर कॉन्शियस स्टेट इसे कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मेडिटेशन इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग हाई बीटा में सीधे अल्फा में नहीं जा सकता। हमारा शरीर तनाव का आदी बन चुका है। वह बार-बार हमें उसी पुरानी दुनिया में वापस खींचता है। मान लीजिए आप ध्यान में बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, लेकिन अचानक आपको अपने बॉस की याद आ जाती है। फिर वही गुस्सा, हमने पिछले अध्यायों में समझा था इस बात को कैसे होगा। वही शिकायत, वही पुरानी झगड़े, धीरे-धीरे पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप ध्यान नहीं खराब है, आप धीरे-धीरे पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपका ध्यान खराब है, बल्कि इसका आपका शरीर वर्षों से भावना का आदी हो बन चुका है। जैसे किसी नशेड़ी के नशे को तलब लगती है, वैसे इस शरीर को भी गुस्सा, डर, चिंता, दुःख का तलब लगती है। वह वह वही पुराने केमिकल फिर चाहता है, इसलिए वह आपको मजबूर करता है कि आप वही बातें सोचें, ताकि वह भावनाएँ फिर से पैदा हो सकें। लेकिन यही असली मेडिटेशन शुरू होता है। जैसे ही आपको एहसास होता है कि अरे! मैं तो फिर से पुराने गुस्से में चला गया, उसी क्षण आपको वापस वर्तमान में लौटना आना चाहिए। बस इतनी से ही करना है। फिर कुछ देर बाद दिमाग कहेगा, आज का काम बाकी है, फ़ोन करना है, ईमेल भेजना है, कचरा बाहर फेंकना है, कहीं देर न हो जाए। अब आपका भविष्य में पहुँच गया है मन, फिर आपको खुद को पकड़ना है और वापस वर्तमान में उसे लाना है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हर बार आप ऐसा करते हैं, आप अपनी ऊर्जा को अतीत से भविष्य से वापस खींचकर वर्तमान में ला रहे होते हैं। यदि आपका मानसिक शक्ति अब बाहर नहीं बिखरी होती है, वह वापस आपके अंदर जमा हो रही होती है। यही ऊर्जा आगे चलकर आपको नई ज़िंदगी बनाती है। लेकिन शरीर इतनी आसानी से हार नहीं मानता है। वह कहेगा चलो उठो, मोबाइल देखो, कॉफ़ी पी लो, टीवी देख लो, काम कर लो, ईमेल देख लो, व्हाट्सएप देख लो, बस बस ध्यान छोड़ दो, क्योंकि शरीर वह पुरानी आदत को दोहराना चाहता है। डॉक्टर डू डिस्पेंजा कहते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शरारती कुत्ते को बार-बार बैठाने के लिए कहा गया है। हर बार उसे उठेगा और हर बार आपको उसे प्यार से बैठाना होगा। ठीक यही काम मेडिटेशन में करना होगा। हर बार विचार आएँगे, वापस वर्तमान में लौट आओ, फिर वापस विचार जाएँगे, फिर वापस वर्तमान में लौट आओ। यह अभ्यास धीरे-धीरे शरीर को नया प्रशिक्षण देगा। अब शरीर मालिक नहीं रहता,
अब मालिक बन जाते हैं आप। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हर युद्ध की सबसे कठिन लड़ाई आखिरी लड़ाई होती है। जब आपको लगे कि अब ध्यान करना मुश्किल है, अब नहीं होगा, यही हार मत मानिए, क्योंकि ठीक इसी मोड़ पर पुरानी भावनाओं को पकड़ टूटने लगती है। डर के पार साहस है, कमी के पार पूर्णता है, संदेह के पार विश्वास है और नफरत के पार प्रेम है। वही ऊर्जा सो जा वही ऊर्जा जो पहले से गुस्से और डर में फंसी हुई थी, अब मुक्त होकर आपके अंदर वापस आने लगती है और यही ऊर्जा आपके नए भविष्य की नींव रखती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, उन्हें अपने वर्कशॉप में एक ऐसे उदाहरण से ऊर्जा को बदलाव मापा। उनके अनुसार जब लोग गहरे ध्यान में जाकर अपनी ऊर्जा वापस भीतर खींच रहे होते हैं, तो कमरे की सामूहिक ऊर्जा कम होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेट रहा होता है। फिर जैसे-जैसे सभी लोग भीतर स्थित हो जाते हैं, पूरी सामूहिक ऊर्जा फिर बढ़ने लगती है। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, मेडिटेशन के लिए समय निकालिए। अगर आपको हर समय घड़ी देखने की चिंता रहती है, मन शांत नहीं रहता है, तो खुद को इतना समय दीजिए कि आप जल्दी न लगे। कभी वर्तमान में पहुँच के 5 मिनट लगेगा, कभी 1 घंटा लगेगा, लेकिन हर बार जब आप अतीत के भविष्य से निकल कर वर्तमान में लौटेंगे, आप अपने दिमाग और शरीर, भावनाओं, आदतों में बदल रहे बदलाव देखेंगे। आप अपने दिमाग, शरीर, भावनाओं और आदतों को बदलते देखेंगे और जब आपका अतीत और आपका तटस्थ भविष्य दोनों अपने मन में हट जाए, तब पहली बार आपको नई संभावनाओं का दरवाज़ा खुलेगा। यही क्षण है जब नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। क्या हमारे दिमाग में सचमुच कोई छिपा हुआ एंटीना है? दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कभी-कभी बिना किसी वजह के आपको पहले से ही घटना का आभास हो जाता है? या कोई सपना इतना वास्तविक लगता है कि सुबह उठने के बाद भी उसका असर कई घंटों तक रहता है? या फिर किसी इंसान के बारे में सोचते हैं और फिर वह अचानक आ जाता है या उसका फ़ोन आ जाता है? अब सवाल यह है कि ये सब सिर्फ संयोग है या फिर हमारे दिमाग में कोई क्षमता छिपी हुई है, जिसके बारे में हमें आज तक ठीक-ठीक पता नहीं चला है। आज की इस पूरी सीरीज़ में हम इस रहस्यमयी यात्रा का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात साफ-साफ कर देना चाहता हूँ, आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ, उसके कुछ वैज्ञानिक शोधों पर आधारित हैं, जब कुछ इस किताब के लेखक डॉक्टर जो डिस्पेंजा की अपनी व्याख्या और आध्यात्मिक समझ है। इसलिए हम इस वीडियो का उद्देश्य किसी बात को अंतिम सत्य साबित करना नहीं है, बल्कि अलग-अलग विचारों का समझना है। अब ज़रा अपने दिमाग की कल्पना कीजिए। हमारे अंदर एक बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, इतनी छोटी कि उसका आकार एक चावल के दाने के बराबर है। इसे कहते हैं पिनियन ग्लैंड। बहुत से लोगों ने इसे तीसरी आंख भी कहा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में कोई रश्मि शक्ति रहती है या सिर्फ एक सामान्य ग्रंथि है? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड सिर्फ मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ही नहीं रिलीज करती है। उनका मानना है कि यह सही परिस्थितियों में यह इंसान को ऐसे अनुभव करा सकती है जो सामान्य इंद्रियों से अनुभव नहीं करा जा सकता। अब यह दावा सही है या गलत, या इस पर वैज्ञानिकों ने सहमति नहीं जताई है, लेकिन हजारों साल से दुनिया इसे अलग-अलग सभ्यताओं ने एक छोटी सी ग्रंथि को विशेष माना है। भारत में इसे आज्ञा चक्र से जोड़ा गया, विश्व में इसे आयाफोरस से के प्रतीक से जोड़कर देखा गया। कुछ दार्शनिकों ने इसे आत्मा का द्वार कहा और आज भी बहुत से लोग इसे चेतना से जोड़कर देखते हैं। अब एक सवाल, अगर यह सिर्फ एक हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथि है, तो इसे दुनिया की इतनी सारी परंपराओं ने इतना महत्व क्यों दिया? यही सवाल डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने मन में आया और उन्होंने वर्षों तक पीनियल ग्लैंड पर अपनी उपलब्धि के आधार पर रिसर्च की। वह जानना चाहते थे कि क्या इसके पीछे सिर्फ आध्यात्मिक मान्यता है या कोई वैज्ञानिक आधार भी है। उन्होंने कुछ ऐसे शोध निकाले। यह जानना चाहते थे कि क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक मान्यता है या कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है। उन्होंने कुछ शोध मिले जिसमें उन्हें बताया कि पीनियल ग्लैंड के अंदर बहुत छोटी सी कैल्सीसाइट क्रिस्टल पाया जाता है। यहीं से लेखक ने एक नई परिकल्पना रखी। उन्होंने कहा, अगर इन क्रिस्टलों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दबाव पड़ने पर विद्युत प्रभाव पैदा करते हैं, तो क्या पीनियल ग्लैंड किसी एंटीने की तरह काम कर सकती है? ध्यान दीजिए, यह लेखक की व्याख्या है और मुख्य धारा अभी विज्ञान के स्थापित के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस विचारों को लाखों लोगों ने जिज्ञासा के रूप में पढ़ाई। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अपने घर में टीवी रखा है,
अगर इसके पास एंटीना न हो तो क्या टीवी कोई चैनल दिख पाएगा? नहीं। हवा में हज़ारों सिग्नल घूम रहे होते हैं, लेकिन टीवी उन्हीं तभी पकड़ सकता है जब उसके पास एंटीना लगा हो, उसकी सही फ्रीक्वेंसी पकड़ ली हो। लेखक कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान का दिमाग भी किसी तरह की जानकारी ग्रहण करने में सक्षम हो सके और पिनियल ग्लैंड को सक्रिय भूमिका निभा सके? यहीं से किताब का सबसे बड़ा विचार शुरू हो जाता है। लेखक का मानना है कि हमारा सामान्य जीवन 5 इंद्रियों से सीमित नहीं है। वह हमें देखती हैं, जो आँखें दिखती हैं वही सुनते हैं, जो कान सुनते हैं वही वही मानते हैं, जो छूते हैं वही मानते हैं। लेकिन अगर हमारी चेतना इससे आगे जा सके तो हम क्या होगा? क्या इंसान किसी और तरह की अनुभूति कर सकता है? क्या ध्यान की गहरी अवस्था में दिमाग अलग तरीके से काम करता है? ये श ये वही प्रश्न है जो जवाब खोलने की कोशिश किताब में की है। ज़रा इस खेत की कल्पना कीजिए, वह खेत अभी बिल्कुल खाली है, उसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उस खेत में गेहूँ भी उगा सकते हैं, धान भी उगा सकते हैं, आम का पेड़ भी लगा सकते हैं और फूल भी लगा सकते हैं। अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन संभावनाएँ मौजूद हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब हम जब तक हम सिर्फ रोज़मर्रा की आदतों में फँसे रहते हैं, हम उसी तरह के सोचते हैं, उसी तरह का महसूस करते हैं और वही जीवन दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर सोचने और महसूस करने की तरीका बदल जाए, तो शायद जीवन नई संभावनाओं की ओर दिखने लगता है। यहीं से ध्यान, श्वास और चेतना की चर्चा शुरू होती है। आने वाले भागों में हम समझेंगे कि लेखक सांस का इतना जोर क्यों देते हैं, वे रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा को ऊपर ले जाने वाले क्यों कहते हैं और क्यों उसका मानना है कि मन को बदलने की सिर्फ सकारात्मक सोच काफ़ी नहीं है, बल्कि अनुभव को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, जिज्ञासा रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विचार को आँख बंद करके मान लेना भी ठीक नहीं है। सबसे अच्छा तरीका समझना, सोचना और फिर उससे विवेचना से निर्णय लेना होता है, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो सवाल पूछे, पैदा करे और अंधविश्वास न रखे। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ इस रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दी है। अभी जो यात्रा शुरू हुई है, अगले भाग में हम जानेंगे आखिर पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में करता क्या है, मेलाटोनिन क्या है और क्यों कुछ लोग इस तीसरी आँख कहते हैं। यकीन मानिए, अगला भाग इस कहानी से और भी रोचक बना देंगे। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि हमारे दिमाग में चावल के दाने जितनी एक छोटी सी ग्रंथि है, जिसे हम लोग पीनियल ग्लैंड कहते हैं। विज्ञान इसे मुख्य रूप से मेलाटोनिन हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि मानती है, जबकि किताब के लेखक डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसे उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर इस छोटी सी ग्रंथि का इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? ज़रा कल्पना कीजिए, अगर आपको किसी बहुत बड़े महल की चाबी दे दी जाए, तो आपको पहली नज़र में वह चाबी बहुत साधारण दिखेगी, लेकिन उसी छोटी सी चाबी के पूरे महल को खोला जा सकता है। लेखक कहते हैं पीनियल ग्लैंड भी कुछ ऐसा ही है, आकार में छोटी है, लेकिन अगर इसे सही तरह से सक्रिय किया जाए तो इंसान इसे चेतना के एक तो इंसान इससे अपनी चेतना के एक नए आयाम को खोल सकता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, मुख्यधारा विज्ञान इस दावे को स्वीकार नहीं करती है। विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्लैंड एक सबसे छोटी स्थापित ग्रंथि है, जिसे मेलाटोनिन और शरीर की जैविक घड़ी के रूप में देखा गया है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन को समझते हैं। मान लीजिए पूरे दिन सूरज चमक रहा है, आप खेत में काम कर रहे हैं, चारों तरफ रोशनी है। ऐसे समय में आपका शरीर समझता है कि अभी जागने का काम है और वो जागता रहता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा बढ़ने लगता है, वैसे वैसे पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करने लगता है। यह हार्मोन शरीर को यह संकेत देता है कि अब आराम करने का समय हो गया है और उसे नींद आने लगती है। यही मेलाटोनिन का वैज्ञानिक रूप स्थापित काम है। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि यहाँ एक अलग विचारधारा है। वे कहते हैं कि अगर इंसान ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँच जाए तो मेलाटोनिन आगे चलकर कई ऐसे हार्मोन्स में परिवर्तित हो जाता है जो गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को से जोड़ता है। ध्यान रहे, यह लेखक की परिकल्पना है, इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन अब एक और रोचक बात आती है, आखिर पीनियल ग्लैंड को तीसरी आँख क्यों कहते हैं? ज़रा सोचिए, हम अपनी आँखों से दुनिया देखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ वहीं तक सच है, आँखों से दिखाई देने वाली? अगर कोई व्यक्ति आँखें बंद करके भी गहरे ध्यान में का अनुभव कर सके, तो क्या वह अनुभव कहाँ से आया? तो वह अनुभव कहाँ से आया? इसका सवाल हज़ारों साल पहले लोगों ने सोचा, मजबूर कर दिया।
भारत के ऋषियों से कहा, इंसान के अंदर ऐसी चेतना है जो पांचों इंद्रियों से परे के अभी अनुभव कर सकती है। उसे आज्ञा चक्र कहा। मिस्र के लोगों ने इसे होरस, आई ऑफ होरस कहा। लेखक का मानना है कि इस प्रतीक और मस्तिष्क के बीच में समन्वय है। वे कहते हैं कि शायद प्राचीन सभ्यताएं ने ध्यान के माध्यम से चेतना के कुछ अवस्थाओं का अनुभव किया होगा। क्या यह सच है? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, अलग अलग संस्कृतियों ने इसके विषय में अलग अलग गहरी अपनी अवधारणाएं दी। अब जरा एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास एक रेडियो है। रेडियो हर समय आवाज़ नहीं निकालता। पहले आपकी सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, तभी संगीत सुनाई देता है। लेखक कहते हैं हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। अगर मन हर समय तनाव, डर, गुस्से या चिंता में और भाग दौड़ में उलझा रहे तो शायद हम सिर्फ उसी दुनिया को सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर मन पूरी तरह से शांत हो जाए तो क्या हम कुछ नया अनुभव कर सकते हैं? सही सवाल। इस पूरी किताब का आधार यही है। अब सोचिए, अब हाँ, आपका मोबाइल हर समय इंटरनेट से जुड़ा रहता है, तो लगातार जानकारी लेता रहता है, भेजता रहता है। लेकिन अगर नेटवर्क ही न हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे इंसान अपने अंदर के नेटवर्क को बेहतर बना सकता है। यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन लाखों लोगों ने ध्यान के बाद अपने अपने अनुभव बताए हैं। कोई कहता है कि उनके गहरी शांति मिली, कोई कहता है कि उन्हें जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, और कुछ लोगों ने अनुभव भी बताया कि इनके शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। क्या वे सब सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधियां हैं या चेतना के कई नए गहरे आयाम हैं? इसके अंतिम उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन खोज अभी भी जारी है, और शायद इसी वजह से यह विषय इतना ही आकर्षक है। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे कहते हैं कि अगर इंसान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता रहेगा तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलता है जब जानकारी अनुभव में बदल जाती है। मान लीजिए आप 100 किताब पढ़ लिए, साइकिल कैसे चलानी है, क्या आप साइकिल चला पाएंगे? नहीं। जब तक आप खुद संतुलित और पैडल नहीं मारेंगे तब तक आप साइकिल नहीं चला पाएंगे। कुछ नहीं बदलेगा। ठीक यही बात लेखक ध्यान के बारे में कहते हैं। सिर्फ पढ़ने से या समझने से कुछ भी नहीं होगा, अनुभव करना होगा। लेकिन अनुभव करने के पहले समझना भी ज़रूरी है। और इसलिए आगे भाग में हम विषय पर बात करेंगे कि लेखक अपनी पूरी प्रक्रिया न्यू मानते हैं। लेखक अपनी ये पूरी प्रक्रिया को न्यू मानते हैं। वे कहते हैं कि सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेकर माध्यम नहीं है। उनके अनुसार सही तरीके से ली गई सांस मन, शरीर और ध्यान की अवस्था में गहरा अनुभव पैदा करती है। आखिर वे क्यों आखिर वे ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि क्या सिर्फ सांस लेने के तरीके के बदलने से दिमाग की अवस्था बदल जाती है? यही हम आगे भाग के विस्तार से समझेंगे। क्या सिर्फ सांस लेने के तरीके बदलकर दिमाग की अवस्था बदली जा सकती है? तो दोस्तों, अब हमने समझना है कि पीनियल ग्लैंड क्या है और डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसे कितना महत्व क्यों। लेकिन अब कहानी उस जगह पहुंच गई है जहां से लेखक की पूरी तकनीक शुरू होती है, और वह है सांस। अब आप सोच रहे होंगे, सांस तो इंसान जन्म से ही ले रहा है, इसमें नया क्या है? यह सबसे दिलचस्प बात है। लेखक कहते हैं कि हम हर सांस सिर्फ शरीर को जिंदा नहीं रखती, बल्कि हमारे मन की अवस्था से भी जुड़ी होती है। जरा अपने जीवन में कुछ पल याद कीजिए। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, क्या आपकी सांस सामान्य रहती है? नहीं, वह बहुत तेज और भारी हो जाती है। जब आप डरते हैं तो कभी कभी सांस टूट भी जाती है, रुक भी जाती है। जब आप रोते हैं तो सांस टूट टूट कर चलने लगती है, और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो सांस बहुत शांत और धीमी होती है। यानी हमारी मानसिक स्थिति सांस पे बदल देती है। लेकिन लेखक एक कदम आगे जाकर कहते हैं, अगर मानसिक स्थिति सांस बदल सकती है तो सांस मानसिक स्थिति को भी बदल सकती है। दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल हैं। यही उनकी पूरी साधना का आधार है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक गांव में एक बड़ा तालाब है। उसका पानी बिल्कुल शांत है, तो उसमें असमान साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई उसमें लगातार पत्थर फेंकते रहे तो क्या होगा? पानी लहरें उठेंगी और आसमान दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेखक कहते हैं हमारा मन भी उसी तालाब की तरह है। हर चिंता, हर डर और हर गुस्सा एक पत्थर की तरह है। और जब मन में हर समय लहरें उठती रहती हैं तो इंसान खुद को साफ साफ नहीं देख पाता है। ध्यान का उद्देश्य उस तालाब को फिर से शांत करना है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होगा? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि शरीर में बहुत सी भावनाएं जमा रहती हैं। गुस्सा, डर, शर्म, अपराध बोध, ईर्ष्या, ये सिर्फ विचार नहीं होते हैं, इनका असर शरीर पर भी होता रहता है। अगर कोई व्यक्ति सालों तक तनाव में रहे
तो उसका शरीर उसी तनाव को आदी हो जाएगा, यानी शरीर पुरानी भावनाओं को पकड़ कर बैठ जाएगा। लेखक इसे ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए आपने कई साल तक रोज एक ही रास्ते से खेत जाना शुरू किए। धीरे धीरे वह पगडंडी बन जाती है। अब अगर एक नया रास्ता चुनेंगे तो शुरुआत में कठिनाई लगेगी, लेकिन जितना नया रास्ता अपनाएंगे उतने ही पगडंडी बनेगी। ठीक यही बात दिमाग में भी होती है। हमारी आदतें, हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक तरह की मानसिक पगडंडी बना देती हैं। अगर हर दिन वही सोचेंगे तो वही जीवन दोहराते रहेंगे। लेखक कहते हैं नई जिंदगी चाहिए तो पहले नई सोच और नए अनुभव बनाना होगा। अब वे सांस को इस बदलाव का साधन मानते हैं। लेकिन यह एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। विज्ञान यह मानता है कि गहरी और नियंत्रित सांस लेने से तनाव कम हो सकता है, दिल की धड़कन और तंत्रिका तंत्र सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन लेखक इसे आगे जाकर दावा करते हैं कि इस प्रकार से श्वास शरीर की ऊर्जा ऊपर उठती है और ध्यान की गहरी अवस्था बनने की संभावना बढ़ जाती है। यह भर रहा है, एक रॉकेट पृथ्वी से ऊपर उड़ना भर रहा है। क्या उसमें सबसे ज़्यादा ईंधन कब चाहिए? शुरुआत में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना होता है। एक बार वह अंतरिक्ष में पहुंच जाए तो कम ऊर्जा भी आगे उसे ले जा सकती है। लेखक कहते हैं इंसान का मन भी ऐसा ही है। सबसे मुश्किल काम यह है कि पुरानी आदतों को बाहर निकलना, पुरानी सोचों को छोड़ना, पुराने डर को छोड़ना। यही गुरुत्वाकर्षण है और इसलिए शुरुआत में अभ्यास कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक और दिलचस्प बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जब इंसान पूरी जागरूकता के साथ सांस लेता है तो उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की ओर लगने लगता है। सोचिए, अभी इस समय आपका ध्यान कहाँ है? मोबाइल पर है, कमरे में है, आवाज़ों पर है और आसपास की चीज़ों पर है। लेकिन अगर आप 5 मिनट तक सिर्फ अपनी सांस का ध्यान रखें तो क्या होगा? धीरे धीरे बाहर की दुनिया असर कम होने लगेगा। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। लेखक कहते हैं जब ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर आता है तभी इंसान अपने पुराने विचारों और को हटाकर नई सृजनात्मक सोच को पैदा करता है और जब पहचान शुरू होती है तभी बदलाव भी शुरू होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी किताब का सबसे विवादित हिस्सा है। वे कहते हैं कि सही तरीके से किए गए विशेष श्वास रीढ़ की हड्डी से रास्ते से शरीर की ऊर्जा को ऊपर ले जाती है और जब यह ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है तो पीनियल ग्लैंड सक्रिय होने लगता है। क्या यह सच है? इस पर वैज्ञानिक सहमति नहीं देते हैं। लेकिन लेखक का पूरा ध्यान अभ्यास इसी विचार पर आधारित है। अब अगला सवाल सबसे बड़ा है, आखिर यह ऊर्जा ऊपर कैसे जाती है? क्या लेखक इसे सिर्फ एक प्रतीक के रूप में समझते हैं या इसके पीछे कोई पूरी प्रतिक्रिया बताते हैं? आगे भाग में हम इसी के रहस्य को समझेंगे और वहीं से शुरू होगी इस पूरी किताब की सबसे चर्चित और सबसे रहस्यमयी चर्चा। क्या सच में शरीर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है? दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अनुसार सिर्फ सांस लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैसे सांस ली जाती है यह बहुत मायने रखता है। अब हम अपनी सबसे चर्चित अवधारणा पर आते हैं। वे कहते हैं हमारा शरीर में एक ऐसी ऊर्जा है जो सामान्य जीवन के नीचे हिस्से में खर्च हो रही है और अगर वह ऊर्जा ऊपर मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो इंसान की चेतना बदल जाती है। अब सुनने में यह रहस्यमय लग सकता है, इसलिए पहले इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक बड़ा पानी का टैंक है। उस टैंक से पूरे गांव को पानी जाता है, लेकिन अगर पाइप बीच में ही कहीं बंद हो जाए तो क्या होगा? पानी ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, घर घर सूखे रह जाएंगे। अब पाइप खोल दीजिए, क्या होगा? तो वह पानी हर घर तक पहुंचने लगेगा। लेकिन लेखक कहते हैं हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा ही होता है। वे मानते हैं कि हमारा अधिकांश ऊर्जा हर समय खाने की चिंता, पैसे, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और तनाव में खर्च हो रही है। यानी ऊर्जा हर समय जीवन को जीवित रहने की सर्वाइवल में लगी हुई रहती है। लेकिन अगर इंसान कुछ समय के लिए इस चिंताओं को ऊपर उठ सके तो वह ऊर्जा किसी और काम में लग जा सकती है। यहीं से उनकी पूरी पूरी साधना शुरू हो जाती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके मोबाइल में सिर्फ 5% बैटरी बची है तो आप क्या करेंगे? गेम खेलेंगे? नहीं, आप सिर्फ ज़रूरी काम करेंगे। क्या ऊर्जा कम है? लेखक कहते हैं तनाव में जीने वाला इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। उसका पूरा दिमाग सिर्फ समस्याएं हल करने में लगा देता है। नई कल्पनाएं और नई रचनात्मकताएं
या गहरे ध्यान के लिए पास ऊर्जा ही नहीं बचती है। इसलिए वे कहते हैं पहले ऊर्जा को बचाओ फिर उसके ऊपर ले जाओ। अब यहाँ ऊपर ले जाना क्या है? क्या कोई रोशनी सचमुच रीढ़ के ऊपर उठती है या सिर्फ एक प्रतीक? लेखक इसी ऊर्जा को वास्तविक गति के रूप में मानते हैं। जब विज्ञान इस तरह की ऊर्जा के अस्तित्व स्थापित करना ठीक होता है। लेखक अगर हम इसे एक प्रतीक के रूप में समझ दें तो इसका अर्थ समझना आसान हो जाता है। मान लीजिए एक किसान पूरे दिन सिर्फ खरपतवार ही उखाड़ता रहे, तो क्या उसके पास नया बगीचा लगाने के समय बचेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर उस पहले खेत साफ हो जाए तो अब वह आम भी लगा सकता है, गेहूँ भी और फूल भी लगा सकता है। ठीक इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि हमने मन को पूरी दोस्तों आप मेरे भाषा शैली और मेरे बोलने के तरीके पे आप मत जाइए। हमने ध्यान के गहरे अनुभव को अनुभव किया है। आप को अगर ध्यान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सटीकता से सरलता से उत्तर दूंगा। और मैंने इस बुक का 1/3 भाग ही कंप्लीट किया है और आगे का भाग मैं तभी कंप्लीट करूंगा जब किसी को अगर कोई भी अगर बुक को सुनता है, अगर उसे ज़रूरत पड़ती है, एक बंदे के लिए भी अगर ज़रूरत है तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं ये वीडियो छोड़ दूंगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट करिए।